कि झारखंड पार्टी से मेरा क्या जुड़ाव रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं इस झारखंड का एक मूलवासी हूं। हजारीबाग जिले के इचाक गांव में मेरा जन्म हुआ है और गुमला में एक लंबे समय तक रहने के कारण गुमला के संत इग्नासियस स्कूल में पढ़ाई चूँकि मेरी हुई, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि झारखंड पार्टी जो है उसी को मैं सबसे पहले जब होश संभाला था तो मैं पार्टी के तौर पर जानता था। गुमला में झारखंड पार्टी की काफी पहचान थी और काफी बोलबाला था। झारखंड पार्टी इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी मैं कहूंगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1949 में इस पार्टी की स्थापना हो गई थी। अलग और बड़ा झारखंड, बृहद झारखंड के बारे में सबसे पहले झारखंड पार्टी ने सोचा और 1952 में जो आजादी के तुरंत बाद सोच रखने वाली पार्टी, अगर झारखंड या अलग झारखंड बोल करके किसी ने सोचा तो झारखंड पार्टी के नेताओं ने सोचा। झारखंड पार्टी का एक बड़ा इतिहास रहा है और वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को एकजुट होकर के झारखंड पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक समय में एकीकृत बिहार में, यूनिफाइड बिहार में झारखंड पार्टी के 32 विधायक थे और मुख्य विरोधी दल के रूप में बिहार सरकार में ये स्थापित हो गई थी। इनके कई सांसद हुए, अनेकों विधायकों को आप लोग भी सब जानते हैं। विगत कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, परंतु आप लोगों को स्पष्ट करूंगा कि जिस मेहनत और ईमानदारी से मैंने राज्य के न्यायालयों में और हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में अपना नाम स्थापित किया, उसी तरह से उतनी मेहनत और लगन से आपके बीच में आपकी सेवा के लिए मैं कार्यरत रहूंगा और आप लोगों को वो सब कुछ जो अब तक नहीं मिल पाया है। अशोक भगत जी ने अभी तुरंत पेशा कानून की बात की। राज्य को बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं और पेशा कानून 1996 में लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। पेशा कानून के प्रावधानों के मुताबिक, पेशा कानून के हिसाब से हमारे ग्राम प्रधानों को, हमारी ग्राम सभाओं को और हमारी पंचायतों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा ही प्रावधान किया गया है। लेकिन 1996 से पहले जब कानून नहीं था और 1996 के बाद जब हमारा राज्य अलग हुआ, तब तक तो मैं समझ सकता हूं कि बिहार के कार्यकाल में जब बिहार का शासन था तब उन्होंने 4 साल 96 से लेकर के 2000 तक बर्बाद कर दिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 2000 से 2022 तक आखिर लोगों ने किया क्या कि आज तक पेशा कानून को लागू नहीं किया जा सका है और पेशा कानून के रहते हुए भी आज हमारे लोग बीडीओ के शासन में, सीओ के शासन में और जिला प्रशासन के अंदर में
अपनी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी नाक रगड़ते रहते हैं। आपके सामने में जो यहाँ पे आज महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है इस झारखंड पार्टी के, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे राज्य में घर घर जाकर के मैं इस हक की बात को रखूंगा और जब तक इस राज्य में पेशा कानून को कड़ाई से नहीं लागू कर दिया जाता है तब तक झारखंड पार्टी आंदोलनरत रहेगी। झारखंड पार्टी ने बृहद झारखंड की मांग की थी और वर्ष 2000 में एक छोटे से सीमित क्षेत्र को झारखंड बना करके हमें दिया गया। हमारे लोग पड़ोसी राज्यों में उड़ीसा में भी रहते हैं, बंगाल में भी रहते हैं और झारखंड पार्टी ने यह कल्पना की थी कि एक बृहद झारखंड हमें मिलेगा और यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग यहाँ के लोगों के हित में होगा और यहाँ के वातावरण के साथ, यहाँ के वनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप लोगों को मैं ध्यान दिला दूं कि 1927 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के शासनकाल में फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद और देश की आजादी के बाद जो वन के अधिकार है वो राज्य सरकार के पास कालांतर में चले गए। राज्य सरकारों की और उससे पूर्व में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब ये वन थे तो इनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा देश की सरकार को और राज्य की सरकार के पास था। तो झारखंड के वन क्यों उजाड़ दिए गए ये मैं पूछना चाहता हूं और हमारी मूलवासी, आदिवासी और अल्पसंख्यक जनता को आज तक वास्तव में क्या दिया गया है ये प्रश्न करने के लिए मैं झारखंड पार्टी में आया हूं और आपके जरिए और आप सबों के जरिए और आप लोगों की आवाज बनकर, आप लोगों की आवाज में ताल से ताल मिलाकर मैं ये पूछता हूं सरकारों से कि आखिरकार 32 की राजनीति कब तक चलेगी और अगर हमें 1932 के खतियान के आधार पर आपने परिभाषित किया है तो इसे लागू कब करेंगे? आपने घोषणा तो कर दी लेकिन इसको लागू करने का जिम्मा आपने किसी और के मत्थे छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मैं राज्य की पिछड़ी जनता की आवाज बनकर, मैं स्वयं उसी वर्ग से आता हूं और यहाँ का मूलवासी भी हूं, इसलिए राज्य सरकार से मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर आपने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है और आपने कहा है कि पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे तो इस प्रावधान को लागू कब करेंगे ये मैं पूछने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए और आपकी आवाज बनकर राज्य सरकार से सवाल करने के लिए मैं झारखंड पार्टी में आया हूं। बहलाकर, फुसलाकर राजनीति 22 वर्षों से हुई है। मुझे नहीं पता कि मुझे भविष्य में चुनाव भी लड़ना है कि नहीं, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर अपनी आत्मा से मैं कहूं तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव की राजनीति में जाने का मेरा थोड़ा भी मन नहीं है और मैं बिल्कुल पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बनके, यद्यपि इन्होंने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है, मैं सबका पैर धो करके आपसे प्रार्थना करता हूं, सबका पैर छू करके जो बड़े हैं हमसे, उनसे प्रार्थना करता हूं
कि इस मूलवासी को, इस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आप पहचाने। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपको कह देता हूं। यदि आप मुझे चुन करके कहीं भेजेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं वास्तव में आपको बताने के लिए आया हूं कि आपको अभी तक गुमराह किया गया है, और वर्तमान सरकार या पूर्व की सरकारें, ये बात सही है कि मैं राज्य के अपर महाधिवक्ता के रूप में काफी लंबे समय तक काम किया। अशोक भगत जी ने आपको बताया है कि अपर महाधिवक्ता के रूप में या महाधिवक्ता के रूप में मैंने बहुत सारे नीति निर्धारण के कार्यों में सरकारों का सहयोग किया, परंतु कोई तो बात होगी, कोई तो कठिनाई होगी, कोई तो मन में बात होगी और संशय होगा, जिसकी वजह से मुझे आपके बीच में आकर के बहुत सारे सवाल करने पड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मिलेगा वो पक्का मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा उसकी घोषणा के आधार पर अब चुनाव नहीं होगा। घोषणा के आधार पर चुनाव अब नहीं होगा, क्योंकि आपका ये भाई, आपका ये भतीजा, आपका ये दोस्त, ये इन लोगों को पूरी जनता के सामने एक्सपोज करेगा, बराबर एक्सपोज करेगा। क्योंकि यदि यहाँ के अनएम्प्लॉयड, यहाँ के बेरोजगार लड़कों को ये कहा जाता है कि इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और हर वर्ष 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, तो सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगी, आपको रोजगार भी देना होगा और आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी देना ही होगा। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि मुझे कृपा करके अपना साथ दे। मैं यहाँ की मूलवासी जनता को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ के आदरणीय, परम आदरणीय पोप साहब, बिशप साहब बैठे हैं, सॉरी।